अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स पहले पढ़ी कि हम व्हाट आर इम्पल्सिव फोर्स। देखो बच्चों, जब हम कभी किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर ए शॉर्ट टाइम, तो उस फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी है कि अगर हम बॉल को बैट से मारते हैं, तो क्रिकेट बॉल को हम बैट से मारते हैं तो बैट से हम एक बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। जो कंटैक्ट होता है दो का, बॉल और बैट का, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तो शॉर्ट टाइम में एक बहुत ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करते हैं, सो दोज फोर्स वी कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्सेस। या अगर हम किसी नेल को हैमर से ऊपर से मारते हैं, जब हमें कील लगाना होता है लकड़ी में तो उसको हम हैमर से मारते हैं, हथौड़े से मारते हैं। तो जब हथौड़े से मारते हैं उसको हम हैमर से, तो हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। जो कंटैक्ट होता है उनका वो बहुत ही कम होता है, कम कंटैक्ट में हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं शॉर्ट टाइम में। या फायरिंग ऑफ गन है, जब बंदूक से गोली निकलती है, उस गोली पे फोर्स लगता है पीछे से, वो बहुत ही ज़्यादा फोर्स लगता है उसको गन की वजह से, लेकिन कम टाइम के लिए। तो ऐसे फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो लिखा है मैंने यहाँ बोर्ड पे कि इम्पल्सिव फोर्सेस, द फोर्सेस which act on bodies for short time are called impulsive forces। यानी जो वो फोर्सेस जो बॉडीज पे शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करते हैं, तो उन फोर्स को हम इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो एग्जांपल बताई मैंने आपको, हिटिंग ए बॉल विथ ए बैट। जब हम बॉल को बैट से हिट करते हैं तो हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं उस पर, तो कम टाइम के लिए लगाते हैं। इसी तरह हैमरिंग ए नेल, जब हम नेल के ऊपर मारते हैं, हैमरिंग करते हैं उसको हथौड़े से, तो दैट इज आल्सो इम्पल्सिव फोर्स। इसी तरह है फायरिंग ऑफ ए गन, जब बंदूक से गोली निकलती है तो उस पर भी इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई होते हैं। देखो, ये जो इम्पल्सिव फोर्स होता है ये एक वेरिएबल फोर्स होता है, ये कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं होता है। इम्पल्सिव फोर्स और वेरिएबल, ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल। जो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू चेंज होता है। पहले 0 से मैक्सिमम तक, 0 टू मैक्सिमम जाता है ये, और लास्ट पे ये मैक्सिमम पे से 0 वापस आता है, मैक्सिमम से 0 ये। यानी पहले जब हम फोर्स मारते हैं, मान लेते हैं कि हमने बॉल को हमने बैट से मारा, ये हमारा बला है, बॉल को हमने बैट से मारा। जब इसको हमने बैट से मारा तो पहले हमारा फोर्स क्या था, 0 था। जब हमने इसको मारा बैट से तो फोर्स हमारा मैक्सिमम हो गया। जब बॉल फिर दूर चली गई तो हमारा फोर्स जो है वो मैक्सिमम से 0 फिर आ गया। यानी जो फोर्स है वेरिएबल है, ये पहले 0 से मैक्सिमम जाता है और फिर मैक्सिमम से 0 पे वापस आता है। सो इट्स ए वेरिएबल फोर्स। तब ऐसे शॉर्ट फोर्स को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। एक तो फोर्स वेरिएबल है, दूसरा ये बहुत ही कम टाइम के लिए हम अप्लाई करते हैं इसको। तो इस फोर्स को हम किस तरह मेजर करेंगे? फोर्स को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता हम इसके इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं। जब हमने इस बॉल को बैट से मारा तो जो इसका मोमेंटम है वो मोमेंटम इसका चेंज हो गया, तो इसका जो इफेक्ट है वो मोमेंटम है। यानी इस इम्पल्सिव फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, यानी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वो चेंज होता है। तो हम फोर्स को नहीं मेजर कर सकते हैं, हम इसके इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं। और द इफेक्ट ऑफ दिस इम्पल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। अगर हम इम्पल्स डिफाइन करेंगे, इम्पल्स इट इज द इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स। द इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्सिव फोर्स में फिर बताऊंगा आपको, जब कोई लार्ज फोर्स हम शॉर्ट टाइम के लिए किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स होता है वेरिएबल फोर्स होता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर दिस फोर्स। फॉर मेजरिंग दिस फोर्स व्हाट वी डू, वी मेजर द इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स। तो जो उसका इफेक्ट होता है उसको हम इम्पल्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स। अब हम इस इम्पल्स को किस तरह मेजर कर सकते हैं? तो इम्पल्स जो है, इम्पल्स इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इसका रिलेशन जो है वो है फोर्स इनटू टाइम। यानी इम्पल्स का मतलब होता है फोर्स
कितने टाइम के लिए हमने अप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय दैट टाइम, दैट इज आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी, आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो ये इसकी रिलेशन है इम्पल्स की। तो अब हम लेंगे यहां पे, अब देखो हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग तो न्यूटन सेकंड लॉ वो क्या है, आई इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, आई इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। जब वेरिएबल फोर्स होता है तो वहां पे हम, जब वेरिएबल मास होगा तो वहां पे हम ये इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी, आई नॉट, इज एफ इज इक्वल टू, इट इज डी पी बाई डी टी। ये परसों पढ़ाया था मैंने आपको न्यूटन सेकंड लॉ। इसकी दो फॉर्म है, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम ए जो है ये तब इस्तेमाल करते हैं जब मास कांस्टेंट होगा, और जब मास वेरिएबल होगा वहां पे हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब यहां से इसको हम, और एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी, दिस इज द एफ इज इक्वल डी पी बाई डी टी। यानी जब हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका मोमेंटम चेंज होता है, चेंज इन मोमेंटम इन गिवन टाइम। सो एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे अब टोटल चेंज इन मोमेंट निकालने के लिए, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। सो इट इज इंटीग्रल एफ इंटू डी टी 0 टू टी, यानी टाइम जो है वो 0 टी तक लेंगे हम, यानी 0 से टी तक जो हमने इस टाइम के लिए हमने फोर्स अप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये मोमेंटम है, सो इट इज P1 टू P2 इंटू dP। यानी जब हमने बॉल पे, यहां से बॉल आई, क्रिकेट बॉल, उसका मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम P1, तो यहां हमने इसको बैट से मारा हमने इसको, तो बॉल वापस यहां आ गई, तो इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो P2 है, यानी P1 से P2 इसका मोमेंटम चेंज हो गया। तो लिमिट लिया हमने P1 टू P2 इंटू dP। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहां मान लेते हैं, यहां इज्यूम करते हैं हम, ये जो F है यानी 0 से T, ये मान लो हम 0 से T तक, ये जो फोर्स यहां हमने लगाया, जो फोर्स का इम्पैक्ट था वो 0 से T तक था, ये जो कंटेक्ट जो रहा, वो जो टाइम इंटरवल था उसका वो 0 से T है। मान लेते हैं कि इस इंटरवल में जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। हम एवरेज फोर्स की बात करेंगे, वो एवरेज फोर्स है, एंड दैट एवरेज फोर्स इज कांस्टेंट। जिस टाइम हमने बॉल को बैट से मारा, यहां जिस टाइम हमने हैमर से नेल के ऊपर मारा, मान लेते हैं कि वो फोर्स कांस्टेंट है, उसको हम एवरेज फोर्स लेंगे, एफ एवरेज। तो अब हमने मान लिया ये फोर्स कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं इसमें से। सो इट इज एफ एवरेज इज इक्वल टू 0 टू टी इंटू डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रल P1 टू P2 इंटू dP। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे यहां पे, सो इट इज एफ एवरेज फोर्स, तो इसकी इंटीग्रेशन यहां पे आएगी T, D और ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज 0 टू T इज इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन यहां पे आएगी P सिंपली बिटवीन द लिमिट्स P1 एंड P2, P1 एंड P2। यहां पे अब हम इसको लिमिट अप्लाई करेंगे, सो एफ एवरेज, सो इट इज T माइनस 0 इज इक्वल टू, यहां पे लिमिट अप्लाई करो, सो इट इज P2 माइनस P1, P2 minus P1. Now, what is this? It is F average into T is equal to P2 minus P1. So, what is F into T? Force and time is impulse. So, we can write here impulse I is equal to F into T is equal to P2 minus P1. ये निकला हमें अब लास्ट पे इसकी रिलेशन, I is equal to P2 minus P1। यानी इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। यानी जब हमने इस बॉल को बैट से मारा, जो इफेक्ट है इंपल्सिव फोर्स का, दैट इज चेंज, इसका मोमेंटम चेंज हो गया। इसका मोमेंटम P1 था, जब हमने इसको जोर से मारा, बॉल इधर चली गई, तो इसका मोमेंटम P2 हो गया। तो इंपल्स बताया था मैंने, इट इज इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स, इसका इफेक्ट होता है, तो इसका इफेक्ट जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, दैट इज P2 माइनस P1। तो इट मीन्स व्हेन वी हिट an object with a large force for a short duration of time, its momentum changes. That force we called as impulsive force, and effect is called as impulse, and that is given by change in momentum P2 minus P1. अब जो impulse की फॉर्मूला है वो है I is equal to F into T into that is equal to P2 minus P1. अब जो impulse है, it is a vector quantity. ये vector quantity है. It is
a vector quantity. क्योंकि इम्पल्स जो होता है ये इफेक्ट होता है इम्पल्सिव फोर्स का, सो इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है। यानी जब हम बॉल को हमने मारा यहाँ पे बैट से, ये हमारा बैट है, इसको हम बॉल को हमने मारा बैट से, यहां से बॉल आई, तो जब हमने मारा इसको, ये इस डायरेक्शन में चली गई, यहां बॉल पहुंची, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में ही है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो इम्पल्स है वो भी इस डायरेक्शन में है। यानी इम्पल्स और जो फोर्स है ये एक ही डायरेक्शन में है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए वेक्टर क्वांटिटी। की डायरेक्शन इम्पल्स की डायरेक्शन होती है, इम्पल्सिव फोर्स इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट, फोर्स को हम कहते हैं न्यूटन्स में एंड टाइम को सेकंड्स में, सो इट इज न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, न्यूटन जो होता है दैट इज केजी मीटर पर सेकंड, ऐसे लिखते हैं इसको, न्यूटन सेकंड में रखेंगे इसको। तो अब जो इम्पल्स है, दिस इम्पल्स इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो, ये जीरो भी हो सकता है। देखो ये पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव इम्पल्स, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव कब होगा ये, जब व्हेन फाइनल मोमेंटम इज ग्रेटर देन इनिशियल मोमेंटम, यानी जब हमने बॉल को मारा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा इनिशियल मोमेंटम से। तो जब व्हेन P2 इज ग्रेटर देन P1 एट दैट टाइम I इज पॉजिटिव, I पॉजिटिव होगा, इम्पल्स पॉजिटिव होगा। तो व्हेन P2 इज व्हेन P1 इज ग्रेटर देन P2, व्हेन P1 इज ग्रेटर देन P2, जब P1 ज्यादा होगा P2 से, इनिशियल मोमेंटम ज्यादा होगा फाइनल मोमेंटम से, उस वक्त इम्पल्स नेगेटिव होगा, सो I एट दैट टाइम विल बी नेगेटिव। और जब मोमेंटम बराबर होगा, व्हेन P1 इज इक्वल टू P2 एट दैट टाइम द इम्पल्स इज जीरो, उस वक्त इम्पल्स जीरो होगा। तो इम्पल्स को हम, इस फॉर्मूला को हम एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं। मान लेते हैं, ये एग्जांपल लेंगे हम कि ये बॉल यहां से आई, इसका मोमेंटम P1 था इस बॉल का, जब ये आई, जब बैट से मारा इसको हमने, इसका मोमेंटम P हो गया, यानी जब बॉल आई उसका मोमेंटम P1 था, उस पे इम्पल्स लगाया हमने I, इम्पल्सिव फोर्स लगाया हमने इसके ऊपर, तो उससे उसका मोमेंटम चेंज हो गया, वो बन गया P2। यानी जब क्रिकेट बॉल बॉलर ने फेंकी उसका मोमेंटम P1 था, जब वो बैट से टकराई तो इम्पल्स अप्लाई हो गया इसके ऊपर, इम्पल्सिव फोर्स, तो उससे उसका मोमेंटम चेंज हो गया, वो बन गया P2। तो I इज इक्वल टू P2 माइनस P1, इसको ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। इम्पल्सिव फोर्स इज द एक्चुअली, इम्पल्स इज द, इट इज द इफेक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, यानी इम्पल्सिव फोर्स का इफेक्ट होता है, उससे बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। सो I इज इक्वल टू P2 माइनस P1। तो ये एक फॉर्मूला, इसको निकालने के लिए इसको हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के जरिए भी हम इम्पल्सिव फोर्स को या इम्पल्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो हम ग्राफ यहां पे ड्रॉ करेंगे बिटवीन फोर्स एंड टाइम, क्योंकि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, फोर्स को टाइम की बात होती है। तो ये मैंने यहां पे फोर्स F1 लिया और यहां पे ये टाइम T1 लिया, यानी किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया F1 फॉर ए टाइम T1, तो ग्राफ ये बन जाएगा उसका, ये ग्राफ है उसके लिए। तो इम्पल्स निकालिए हम इस पहले ग्राफ के लिए, जो पहला फर्स्ट है ये, सो इम्पल्स I इज इक्वल टू दैट इज F1 इंटू T1। अब सेकंड के लिए निकालेंगे हम, उसके लिए इम्पल्स का वैल्यू आएगा F2 इंटू T2। नाउ F1 एंड T1, F1 इंटू T1 जो है, T1 ये है, F1 ये है, तो दिस गिव्स द एरिया ऑफ दिस ग्राफ, एरिया अंडर दिस कर्व, यानी इसके अंदर जो एरिया आता है, बाय अगर वो एरिया हम मेजर करेंगे, दैट एरिया गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द इम्पल्स, कितना इम्पल्स हमने इस पे, इसका इम्पल्स कितना था। यानी ये जो रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे, इसका एरिया जो है दैट इज F1 इन T1। ये मान लो आप, ये जो ये लाइन है इट इज F1, ये F1 है, और ये लाइन जो है इट इज T1, so it is T1, इसका एरिया आएगा F1 T1। सो एरिया F1 and T1 मींस एरिया ऑफ दिस ग्राफ, सो इसका एरिया जो है दैट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। सिमिलरली हम ये लेंगे दूसरा वाला, तो इसका जो एरिया आएगा F2 into T2, दैट इज F2 into T2, ये भी एरिया है।
और ये भी एरिया है। नाउ अब देखो यहां पे आप, अगर ये एरिया बराबर है दोनों का तो उसका मतलब है कि एरिया बराबर ही है, ये भी एम प्लस है वो भी एम प्लस है। वी कैन राइट हियर F1 इंटू T1 इज इक्वल टू F2 इंटू T2। तो इसको हम एम प्लस मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, एम प्लस मोमेंटम थ्योरम। अब इसकी जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है वो देखो आप, ये जो पहला वाला है फर्स्ट, इसमें ज्यादा फोर्स अप्लाई हुआ फॉर ए शॉर्ट टाइम, लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, दैट इज एम प्लस F1 T1। जो दूसरा है सेकंड वाला ये, इसमें आप देखो स्मॉल फोर्स फॉर ए लार्ज टाइम, अगर कम फोर्स जरा टाइम के लिए भी इंप्लीमेंट होगा तो वो भी एम प्लस ही है, तो दोनों का एरिया बराबर है। सो इसको हम एम प्लस मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, दैट इज F1 T1 इज इक्वल टू F2 T2। तो होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक एम प्लस। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो विश यू गुड लक, थैंक्स।